लेकिन उसको किस रूप में लिया जा रहा था? विमर्शों को बढ़ाने में इस देश के एक नामी संपादक का बड़ा योगदान है, राजेंद्र यादव जी का, जिन्होंने हंस का संपादन तकरीबन 28 वर्षों तक किया। विश्व मौली हैं, बनारस के डीए में पढ़ाते हैं, उन्होंने राजेंद्र यादव पर एक किताब संपादित की है, देखिएगा उसमें 28 वर्षों तक संपादन किया। लेकिन राजेंद्र यादव जी से भी एक चीज छूट गई, और वह चीज छूटी आदिवासी विमर्श। उन्होंने स्त्री विमर्श को और दलित विमर्श को बहुत प्रमुखता दी, बहुत छापा, विमर्श में तब्दील कर दिया प्रश्नों को, और काफी बहस तलब पत्रिका रही। उस पत्रिका का सर्कुलेशन जितना उनके संपादन काल में हुआ, उतना हमारे समय में जो संपादक हैं अभी संजय सहाय जी, उतना नहीं है सर्कुलेशन, क्योंकि उस पत्रिका को विमर्शकारी बना कर रखा उन्होंने। और आप उस दौर के देखेंगे, अभी कथा देश में बजरंग बिहारी तिवारी जी दलित विमर्श को लेकर लगातार लिखते हैं, तो लेकिन आदिवासी विमर्श उनसे भी छूट गए और वो प्रश्न ही बना रहा। तो पहले तो ये प्रमुख बात ये कि जहाँ लिखा विपुल जा रहा था पहले से, उसके बावजूद या तो आदिवासी विकास पर बात होती थी या आदिवासी प्रश्न पर बात होती थी। ये विमर्श का स्वरूप 2013 के बाद हम लोग मानते हैं डिस्कोर्स। और डिस्कोर्स क्या है? कोर्स का विलोम, जो तय किया गया, जो चलन में आया, जो पढ़ाया गया, जिन पे बात की गई, उसको पुनः पुनः दृष्टि से देखना कि ये चीज छूट रही है, इस दृष्टि से देखना डिस्कोर्स। जैसे कोई चीज कोडेड है, इसको आप डिकोड कर रहे हैं, तो कोर्स ही गलत स्थापित हुआ, देखने का नजरिया गलत स्थापित हुआ, इसलिए डिस्कोर्स, आदिवासी डिस्कोर्स। और जो स्वतंत्रता सेनानी बने, जिन्होंने समाज में तब्दीली के लिए बड़े रोल अदा किए आदिवासी समाज के लोगों ने, उनको भी चमत्कारी पुरुष बताकर एक तरह से उनके बड़े मूवमेंट को, सामाजिक आंदोलन को और बड़े राजनीतिक आंदोलन को दबाया गया। मसलन एक बड़ा उदाहरण बिरसा मुंडा का है। बिरसा मुंडा को ठीक से उनके राजनीतिक समझ को, उनकी सामाजिक समस्या की दृष्टि को, जो सामाजिक समस्याओं को देखने की दृष्टि को ठीक अगर किसी ने पकड़ने की कोशिश की तो वह कुमार सुरेश सिंह थे। कुमार सुरेश सिंह ने सन 50 में इंग्लिश में किताब लिखी बिरसा मुंडा पर, जो कि हिंदी में अनुदित है, वाणी से ही छप कर आई है, बाद में हिंदी में अनुवाद हुआ उसका। अब कुमार सुरेश सिंह के पहले बिरसा मुंडा प्राइमरी के पाठ्यक्रमों में थे झारखंड में, लेकिन क्या बताया जाता था कि ये हिम्मती थे, चमत्कारी थे, बात को पकड़ लेते थे, चार दीवारी लान जाते थे। तो इससे एक जो बड़ा उनका जो बड़ी अवधारणा थी समस्याओं को देखने की, वो दब जाती थी। किसी को भी चमत्कारी बता दीजिए तो ये हुआ कि बस भभूत बांटते थे। तो लेकिन बिरसा मुंडा पे गौर करें तो वो चमत्कार नहीं दिखाते। आप इस किताब को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि उस आदमी बिरसा मुंडा ने सबसे पहले लोगों में राजनीतिक समझ और राजनीतिक जागरण के लिए उन्होंने धार्मिक जागरण किया। और धार्मिक जागरण में क्या किया? उस साल की एक टहनी काटी और कंधे पर लेकर टहनी को वो गांव गांव जाने लगे, और टहनी को गाड़ देते थे, साल की टहनी को, और कहते थे कि ये सिंहमोंगा है। और सिंहमोंगा मतलब सूर्य का संदेश वाहक है, और इसने मुझे संदेश दिया है कि मैं आपको संदेश दूं। और सब इसी बहाने बैठने लगे, झुकने लगे, सुनने लगे बिरसा मुंडा। और इस तरह से जब गांव के गांव लोग एकजुट होने लगे, आप जहां भी फोटो देखते होंगे बिरसा मुंडा की, टहनी लिए उसको प्रतीक के तौर पर, सूर्य के संदेश वाहक के तौर पर, सिंहमोंगा के तौर पर स्थापित किया। और जब जुट गए लोग, तब उन्होंने राजनीतिक बातें शुरू की। ये 3 कठिया प्रथा जो थी झारखंड में, उसके खिलाफ बातें शुरू की और अंग्रेजों के खिलाफ बातें शुरू की। नतीजा क्या है? उन्हीं के मूवमेंट का परिणाम है। हालांकि जेल में वो मर गए बिरसा मुंडा, लेकिन उन्हीं के आंदोलन का परिणाम हुआ, बड़े जागरण का परिणाम हुआ कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट सरकार को बनाना पड़ा और एक प्रथा को खत्म करना पड़ा, जो कि वहाँ के आदिवासियों के खिलाफ वो प्रथा कठिया प्रथा।
तो इस इतने बड़े मूवमेंट को आप चमत्कार बताकर नष्ट करते हैं। दूसरा ये कि जो उपन्यास आए, नाम गिनाने के लिए बहुत गिनाते, मनमोहन पाठक का उपन्यास आया गगन घटा खैरानी। आपको मालूम है कि जितने बड़े आंदोलनकर्ता बंधुआ मजदूरी आंदोलन के खिलाफ और बाल मजदूरी आंदोलन के खिलाफ जो आगे चलकर बड़े हुए, जिसमें कैलाश सत्यार्थी, स्वामी अग्निवेश, महाश्वेता देवी, इन लोगों ने झारखंड में मूवमेंट शुरू किया। और जो भूख उपन्यास है महाश्वेता देवी का, जिसके केंद्र में आदिवासी जद्दोजहद है, जीवन संघर्ष है, वो वहीं पलामू में रहकर लिखा हो। और उसी समय पठार गगन घटा खैरानी जिन समस्याओं को उठाया, जिन जमींदारी प्रथा को लेकर जिन लोगों ने सवाल किया और मूवमेंट कराया, तो बड़े बड़े आंदोलनों को किन नजरिए से देखा जाए, ये अकारण नहीं कि बहुत लंबे समय तक ये विमर्श इसलिए भी बहुत भारी पड़ा आगे चलकर कि बहुत लंबे समय तक इतिहास ने भी आदिवासी योद्धाओं के साथ न्याय नहीं किया। इतिहास के साथी बैठे, 1856 में जो लड़ाई सिद्धू कान्हू ने लड़ी थी, 1857 की लड़ाई हम चर्चा करते हैं, हम इतिहास में खूब तरह तरह से चर्चा करते हैं कि कैसा विद्रोह था, सिपाही विद्रोह था कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम था कि जन विद्रोह था, बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन उसके पहले की जो लड़ाइयां, जो आदिवासी लड़ रहे थे, सबको एकत्रित करके लड़ रहे थे, उन पर इतिहास बहुत लंबे समय तक, अच्छा क्या था, आप अगर हाल के उपन्यास पढ़िए, एक राकेश कुमार सिंह का उपन्यास आया है महासमर की सांझ, इसमें 1857 के दो योद्धाओं नीलांबर पीतांबर भोक्ता खरवार जनजातियों की कथा पढ़िए। 1857 में जो अपने स्टेट के हिफाजत के लिए जो लोग लड़ रहे थे, जिसमें झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, ये अपने जागीर की सुविधाएं, अपने स्टेट की सुविधाओं को छीन जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेजों से। लेकिन जो बड़े मास की लड़ाई लड़ रहे थे, जो बड़ा मूवमेंट था, जो सामाजिक आंदोलन की तरह था, 12,000 भोक्ता खरवार जनजाति एक साथ एकजुट होकर लड़ रही थी, जो अपनी व्यक्तिगत समस्या को, स्टेट की लड़ाई नहीं लड़ रही थी, उसको इतिहास ने उलझा दिया। तो विमर्श इसलिए शुरू, और अकारण नहीं। गांधी जब महात्मा गांधी जब झारखंड गए तो ताना भगतों के गांव में गए। गांधी ने जो आचरण की राजनीति सीखी है, बहुत कुछ उसमें ताना भगतों का योगदान है। आप उनकी आत्मकथा में आप पढ़ सकते हैं। रांची गए, नाटक देखने गांव में गए, तो उनका असर कि क्यों स्वच्छता जिसका आग्रह उस समय भी किया, चंपारण में भी किया गांधी ने, उसके पहले से ताना भक्तों के यहाँ आपको मौजूद मिलेगा। जो इतिहास के साथी हैं वो जानते हैं। तो एक तो ये बात है कि जो इतिहास है, जो लड़ाइयाँ हैं, उनको देखा जाना चाहिए। दूसरा सवाल धर्म का उठाया बीके मीना जी, बड़ा सवाल। रामदयाल मुंडा जी, जिन्होंने जो अमेरिका में भी रहे और झारखंड में रहकर जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो नाची से बाची, जो अपनी संस्कृति को बचाएगा, उन्होंने आदि धर्म का कॉन्सेप्ट दिया। उनकी पूरी किताब है आदि धर्म। आदि धर्म में उन्होंने कहा कि जो हमारा धर्म, जो आदिवासी धर्म है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और यही आदिवासी विमर्श को अन्य विमर्शों से भिन्न करता है। 2014 में भी रांची में एक घोषणा पत्र, आदिवासी घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसकी पहली प्रस्तावना यही है कि जो जल, जंगल, जमीन के सवाल पर हमारे साथ हैं, लड़ रहे हैं, किसी न किसी रूप में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सब इस विमर्श में शामिल माने जाएंगे। दूसरा कि बाकी जो सारे विमर्श हैं वो सामूहिकता में विश्वास नहीं कर रहे।
अन्य विमर्शों से अगर डिफरेंस करना हो, अंतर करना हो आदिवासी विमर्श को, तो आप इस बिंदु पर जा सकते हैं कि आदिवासी विमर्श के पैरोकारों का कहना है कि हम अब तक, आप अन्य विमर्शों में ये कहते हैं ना कि आत्मकथाओं के माध्यम से विमर्श है। स्त्री विमर्श आत्मकथाओं के माध्यम से ज्यादा बढ़ा, दलित विमर्श आत्मकथाओं के माध्यम से ज्यादा आया। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी तो चर्चा शुरू, ऐसे स्त्रियों ने, लेखिकाओं ने लिखना शुरू किया, धारावाहिक तौर पर पत्र पत्रिकाओं में, हंस में अपनी आत्मकथाएं लिखनी शुरू की विमर्श। लेकिन आदिवासियों ने, आदिवासी विमर्शकारों में अभी तक अपनी कोई मुकम्मल आत्मकथा किसी ने नहीं लिखी। आत्म मतलब सेल्फ। तो जब आदिवासी विमर्श सोशल सेल्फ की बात करना चाहता, सामाजिक आत्म की बात करना चाहता, व्यक्तिगत आत्म की बात नहीं करना चाहता, तो सामूहिकता की भावना, तो जो ये है कि जो सामूहिकता में विश्वास करता हो वो इस विमर्श का पैरोकार हो सकता है, सामूहिकता में विश्वास करने का। यही कारण है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र निर्मित किया गया। शरण कुमार लिम्बाले ने, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, कमल भारती ने दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र निर्मित करने की कोशिश की और बहुत हद तक सफल हुए। स्त्री विमर्शकारों ने भी एक सौंदर्य शास्त्र गढ़ने की कोशिश की और बहुत हद तक सफल हुए। लेकिन आदिवासी विमर्शकारों ने कोई सौंदर्य शास्त्र गढ़ने की अब तक कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? कि इससे जो सवाल हैं वो छोटे हो जाते हैं। कैसे छोटे हो जाते हैं? स्त्री विमर्श का सारा हमला पुरुषों पर है और दलित विमर्श का सारा हमला सवर्णों पर है। लेकिन आदिवासी विमर्श ने एक बड़े मसले को रेखांकित कर रखा है कि हमारी लड़ाई अस्मिता से ज्यादा अस्तित्व की है। इस पूरे विश्व के आदिवासियों ने विकास का सबसे अधिक दंश आदिवासियों ने झेला। सर्वाइवल ऑफ द एग्जिस्टेंस का मामला बना हुआ, अस्तित्व की लड़ाई सब जगह है। मरण गोड़ा नीलकंठ हुआ, पढ़िए, अस्तित्व की लड़ाई। तो जब अस्तित्व की लड़ाई बड़ी हो जाए तो ये अस्मिता की लड़ाई छोटी हो जाती है कई बार। तो माना कि हम उसको भी अस्मिता मूलक विमर्श कहते हैं, लेकिन ज्यादातर गंभीरता से देखें आप और बड़े पैमाने पर देखें तो मूलतः वो अस्तित्व मूलक विमर्श। चिंता इस बात की कि हमको काटा जा रहा। एडवर्ड सईद ने लिखा है कि एक निबंध में, जो निर्वासन पर निबंध है, कि जड़ों से काटना मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा है। और आप देखिए कि जड़ों से काटे जाने को आदिवासी विमर्शकारों ने बहुत प्रमुख मुद्दा बनाया। जिनके विद्यार्थी ये लोग रहे हैं जेएनयू में, वीर भारत तलवार, झारखंड के आदिवासियों के बीच उनकी मशहूर किताब है ज्ञानपीठ से, उसमें देखिए कैसे जड़ों से काटने को प्रकरण किए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब हम बड़े मसलों, इन्होंने उठाया था सांप्रदायिकता का मसला, सांप्रदायिकता का सवाल, धर्म का सवाल, विकास का सवाल, हड़पने का सवाल, शोषण का सवाल, कब्जा का सवाल, अकारण बंद कर देने का सवाल, जेल में डाल देने का सवाल, जब ये सारे सवाल बड़े हो जाते हैं तो फिर किस मुंह से कोई मांगेगा कि आप एक ऐसा सौंदर्य शास्त्र पढ़ दो जिसमें आपका सेल्फ नीड हो। इसलिए आदिवासी विमर्श इस सेल्फ को पढ़ना नहीं चाहते। वो सामूहिकता में लड़ाई सामूहिक लड़नी चाहिए। वो तिर्की जी ने कहा ना कि विभिन्न मुद्दों बहु चारों तरफ से देखिए, तो केवल लिटरेचर के मसले पर नहीं, केवल इतिहास के मसले पर नहीं, अगर संगीत के मसले पर भी देखिए तो आदिवासी फ्यूजन अब तो दुनिया भर में लोग बजा रहे हैं शौक से और गा रहे। लड़ाई माय माटी छोड़ब नहीं, गांव छोड़ब नहीं, आप सुने होंगे यूट्यूब पर, सुने वर्ल्ड लेवल पर ये फ्यूजन महामारा। तो संगीत में भी एक जड़ता तोड़ने की कोशिश हुई। तीसरी बात यह कि भाषा विज्ञानियों ने बहुत बड़ी गड़बड़ियां की। इस देश के भाषा विज्ञान को अब तक ठीक नहीं किया गया। वही यूरोपियन मानसिकता लिए हुए, हालांकि यूरोपियन बैरियर एल्विन ने आदिवासियों के विकास के लिए बहुत काम किया। छत्तीसगढ़ में शर्मा जी और बैरियर एल्विन और झारखंड में कुमार सुरेश सिंह, इन लोगों ने बहुत काम किया।
आप 1966-67 में शर्मा जी और कुमार सुरेश सिंह ने मिलकर शिमला में राष्ट्रपति निवास में आदिवासी विकास को लेकर के राष्ट्रीय संगोष्ठी कराई थी। उसकी प्रोसीडिंग हमने देखी है, वहां रखी हुई, बहुत काम किया। लेकिन जो ये दृष्टि विकसित हुई यूरोपियन भाषा विज्ञान वाली, वो दृष्टि आज तक चली आ रही। इसको ठीक करने जो तक क्या कि हम क्रम से बताते हैं इतिहास में भी और भाषा विज्ञान में भी कि पहले पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, अंग्रेज के पहले मुगल आए, ऐसे आते गए और क्या लाए कि तो ऐसे ऐसे भाषा आई। मतलब कि हमारा कुछ नहीं। ये भी एक सवाल है आदिवासी विमर्श का कि हमारा क्या। महिला आचार उपन्यास 1954 में संथाल आदिवासी सवाल करते हैं कि आजादी के बाद हमें क्या मिला। ये सवाल आज तक मौजूद है। तो क्या दिखाते हैं भाषा विज्ञान में, जब आप ये दिखाते हैं कि पहले ये आए, मतलब सब कुछ आयातित है, भाषा भी आयातित है। नतीजा क्या हो? किशोरीदास वाजपेयी ने शब्दानुशासन में लिखा है कि आपको अगर प्रयाग से लाहौर जाना हो तो आप पैदल चले जाइए, और पैदल जाने के क्रम में कौन सी बोली कहाँ छूट जाएगी और कौन सी नई शुरू हो जाएगी, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। शंभू बादल ने कविता लिखी कि साइकिल वाले पूछते हैं, पैदल वाले भी पूछते हैं, चलते हैं तो पूछते हैं, संवाद करते हैं, और पकड़ना, अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से भाषा बदल गई। लेकिन आप हवाई जहाज से चले जाइए, प्रयाग से लाहौर हवाई जहाज से चले जाइए, तो एकाएक से लाहौर में जाके लगेगा कि अरे हम तो ऐसी दुनिया में आ गए जहाँ की भाषा बड़ी नई है, विचित्र है। यही हुआ है। एक जो लंबी श्रृंखला है भाषा की, कुड़ुख की, मुंडारी की, हो की, खोरठा की, आप पैदल चले जाइए तो भाषा के होने की जो भी बुनियादी शर्तें हैं, जो कि समृद्ध साहित्य रचने में जिसमें क्षमता है, उसकी कहाँ नोटिस की भाषा विज्ञानी होगी, वही पढ़ाते आए। तो नतीजा क्या है कि एक बड़े क्षेत्र की और एक बड़े समुदाय की भाषा को भाषा विज्ञान ने भी ओझल किया, अभी एक डिस्कोर्स का विषय है, इसको भी देखना चाहिए। तो कहने का आशय ये जो तीन प्रमुख विमर्श जिनकी बात होती है, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, चौथा विमर्श आया थर्ड जेंडर विमर्श, वो इन सब तीनों से भिन्न है। पहले तो आदिवासी विमर्श को उनसे भिन्नता देखनी चाहिए, थर्ड जेंडर विमर्श को इनसे भी भिन्नता देखनी चाहिए, क्योंकि आदिवासी विमर्श को भी या उन दोनों विमर्शों को किसी न्यायालय ने नहीं शुरू किया है। थर्ड जेंडर विमर्श इन लोगों से इसलिए भिन्न हो गया है कि बच्चे सवाल करते हैं कैसे अंतर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में थर्ड जेंडर विमर्श शुरू कराया। थर्ड जेंडर पहले से थे, उपनिषदों में राम जब प्रस्थान कर रहे थे अयोध्या तब से चर्चा होती है, युधिष्ठिर के समय की चर्चा होती है, शास्त्रों में भी मिलता है, इतिहास में मिलता है पहले से। लेकिन विमर्श के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जब 14 में फैसला दिया और कहा कि ये इन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाए और हिंदी की एक विशिष्ट सांस्कृतिक वर्ग कहा जाए, और कहा कि नामांकन के फॉर्म में मेल फीमेल के साथ टी ट्रांसजेंडर भी लिखा जाए, तब ये विमर्श शुरू हुआ और कहा कि इनको उचित अवसर देना चाहिए। तो वहां से बातें शुरू हुई और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मी लक्ष्मी मी हिजड़ा शीर्षक से आत्मकथा लिखी, तो यहाँ से शुरू हुई। लेकिन आदिवासी विमर्श में ऐसा कोई न्यायालय फैसला नहीं, और बल्कि मरकपुरा नीलकंठ हुआ जैसे उपन्यास जो केंद्र में रख के चलते हैं, या पंकज मित्र की कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है, मंगरा मॉल, कि किसकी जमीन पर मॉल बन रहे हैं, किसके खेतों में प्लांट लग रहे हैं, और अगर प्लांट अधिग्रहित करके लगाए गए तो जो उसके डिस्चार्ज वाटर है फैक्ट्रियों का, वो किसके खेत में गिर रहा, और रोकने वाले की आज क्या दशा है। ये सब सवाल आदिवासी विमर्श को बड़े पैमाने पर देखने की, बड़ी दृष्टि से देखने की, बहुत गंभीर दृष्टि से देखने की मांग करते हैं। खूब लिखा जा रहा है, कविताएं खूब आ रही हैं। निर्मला पुतुल ने जब नगाड़े की तरफ बजते शब्द जब संथाली से हिंदी में अनुदित होकर किताब आई तो पूरा ध्यान खींच गया।
और उसके पहले बाहरू से सोनवणे की कविता का अनुवाद करके हम लोग कहते थे कि हम तो स्टेज पर गए ही नहीं। और जुद्धरत आम आदमी पत्रिका निकालकर रमणीका गुप्ता ने को काफी बोल दिया, आदिवासी प्रश्नों को बहुत गंभीरता से लिया और सबका ध्यान खींचा। अब तो हमारे शहर के लोग, हमारा विभाग में बड़ा प्रोग्रेसिव रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, कि जब देश में विमर्श के तौर पर प्रश्न पत्र नहीं थे तो हमारे विभाग में 2002-03 में ही विमर्श के तौर पर पेपर लगा दिया गया है। यशवंत प्रकाश मिश्र के अध्यक्षीय कार्यकाल में घटना घटी और चर्चा इस बात की हुई देश में कि विमर्श मान लिया। ये बात मैं शुरू में इसीलिए मैंने प्रस्तावित की कि जब सब लोग प्रश्न मान रहे थे तो यहाँ पर विमर्श मानने लगे। तो अब ऐसे शहर में मैं बच्चों को पाता हूँ, जनार्दन जी का जिक्र किया, जनार्दन जी की 6 कविताएं समकालीन जवाबदेही पत्रिका में हम लोगों ने छापी कि बोझ ढोती स्त्री का क्या दर्द आदिवासी इलाके में। पार्वती तिर्की जो बनारस की शोध छात्रा रही, अब झारखंड में अध्यापका हो गई, उसकी कविताओं में एकदम जो युवा स्वर है, अनुज लोगों को आप जानते ही कि एक कविता से चर्चा में आए अघोषित चुलबुला, हालांकि उसमें उस डिस्कोर्स को उन्होंने उठा दिया है जिसकी और संकेत बीके मीणा जी कर रहे थे। कई बार यह होता है कि अपने ही समुदाय का आदमी जो आगे चला जाता है वो पीछे वालों को कितनी मुश्किल से देखता है। वो मेरे आगे जाने वाले राही, जरा पीछे भी मुड़ के तो देख कितनी मुश्किलों से तेरा हम सफर चला है। उसी कविता में तो अनुज लोगन ने ये सवाल कर दिया था कि आदिवासियत का राग भूल गए मंत्री जी रेमंड का सूट पहनने के बाद अपना भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बीके मीणा जी ने कही कि कई बार विमर्शकारों को आत्मालोचन भी करना चाहिए। ये केवल आदिवासी विमर्श के सिलसिले में नहीं है, आत्मालोचन करना चाहिए। मैं तो इन्हीं लोगों को सुनने आया था क्योंकि बीके मीणा जी की शर्त थी कि आप रहेंगे तब मैं रहूंगा। क्यों कि देखिए एक बड़ी समस्या की ओर संकेत कर रहे थे कि हो क्या रहा है इधर, ये बहुत व्यवहारिक कठिनाई कि दलित विमर्श में पढ़ाने वाला दलित रहे और पढ़ने वाला दलित रहे, बोलने वाला दलित और सुनने वाला दलित। प्रकट करते थे उसके किताब ये है और ये सही हुई कि ये कि आदिवासी विमर्श में बोलने वाला आदिवासी रहे, सुनने वाला आदिवासी रहे और बैठने वाला आदिवासी, आयोजक आदिवासी। तो इनका सवाल ही बहुत जायज है, तो किसको सुनाएं, विमर्श किससे करें। मैत्रेयी पुष्पा ने कहा तब्दील निगाहें किताब में कि अब तक पुरुषों ने लिखा और हमारी पीड़ा पुरुष व्यक्त करते रहे, लेकिन अब मैं लिखती हूँ और पुरुषों को पढ़वाने के लिए लिख रही हूँ, लेखकों को पढ़वाने के लिए लिख रही हूँ। तो जब यह बात बीके मीणा जी या सुदीप तिर्की जी कह रहे हैं तो इसकी ध्वनि यह है कि डिस्कोर्स जिनसे होना, जिनसे हमको संवाद करना, संघर्ष नहीं संवाद करना, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई बड़ी लड़ाई होती है, अकेले नहीं लड़ी जा सकती। तो जिनसे संवाद करना है उनको होना चाहिए, इसके कायल हम भी। और कम से कम इस मामले में दलित विमर्श से आदिवासी विमर्श भिन्न हो जाता है। दलित विमर्श का यह है कि सहानुभूति और स्वानुभूति का जो द्वंद्व है उसको उभारते हैं लोग और कहते हैं कि बेवाई जिसको खुलेगी वही पीर जानेगा, पांव फटने का पीर जानेगा, जूता जिसको काटेगा वही दर्द जानेगा। लेकिन और जो लोग बाहर से देख कर कह रहे हैं वो सहानुभूति रख रहे हैं, स्वानुभूति नहीं, इसको नहीं मानता आदिवासी विमर्श। और जब आदिवासी विमर्श का पूरा बल इस बात पर है कि हम सहानुभूति और स्वानुभूति के लफड़े में न पड़कर हम समूहानुभूति में विश्वास करते हैं, तो ये समानुभूति समूहानुभूति बनाम स्वानुभूति और सहानुभूति का जो द्वंद्व है इस पर विमर्श होना चाहिए। ये डिस्कोर्स का विषय है। इस दृष्टि से आदिवासी अन्य विमर्शों में बहुत व्यापक है। और मैं एक दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये जो संघर्ष है आदिवासी
उपन्यासों में, कहानियों में, कविताओं में जो सवाल उठ रहे हैं, जो मुद्दे उठ रहे हैं और जो व्यवहारिक पहलू है, आप देखते होंगे कि कहीं फैक्ट्री लगाई जाती है तो गोली चल जाती है, हत्याएं हो जाती हैं। अब वहां जाकर यह सवाल खड़ा होता है कि आजादी के पहले तो ये सवाल सही था। आजादी के पहले तो मान लीजिए हम दूसरे के अधीन थे और वो जैसे चाहते थे कब्जा कर करके संयंत्र लगा देते थे, प्लांट लगा देते थे। लेकिन आजादी के बाद भी जब यह हो रहा है, आपको पता है मात्र 2 महीना पहले झारखंड के रांची के पूर्व डीसी इस बात में जेल चले गए कि वहां प्रतिबंध है कि आदिवासी की जमीन आदिवासी ही खरीदेगा। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या किया कि आदिवासियों की जमीन दूसरों को बेच दी और आईएएस ऑफिसर जेल में, जिनको इस कानून को पालन करने का वो है जेल में। तो कहने का मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जब ऊपर से ही संघर्ष को बढ़ावा दिया जाएगा तो वहां लड़ाई तय है। मंगरा मॉल जो कहानी है पंकज में, और जिसकी ओर उसारा ग्लोबल गांव के देवता में रणेंद्र ने किया है, असुर रुमझुम के माध्यम से, रुमझुम असुर के माध्यम से, लालचंद असुर के माध्यम से, पंकज मित्र ने दिखाया कि जो माल के बाहर जो स्टैचू होता है और जिसपे आदिवासी चढ़ावा चढ़ाने लगते हैं, मूलतः वो जमीन देने से इनकार करने के बाद उसके साथ ज्यादती होती है, या तो सुसाइड कर लेता है या उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी एक मूर्ति बनाकर रख दी जाती है कि सहानुभूति सबसे जुड़ जाए कि देखो माल बनाने वाले ने हमारे एक आदमी की पूजा शुरू कराई। और आप वहां पूछते रहते हैं और बाजार अपना काम करता रहता है। तो बाजार का जो प्रवेश हुआ गायब होता देश में, रणेंद्र ने इस बात को दिखाया है कि जो राजनीति तो प्रवेश पहले कर गई थी आदिवासी इलाकों में, जो बाजार का प्रवेश हुआ है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। वाणी प्रकाशन ने इस गंभीर विषय पर ये कार्यक्रम रखा। हम बहुत विनोद तिवारी जी के आभारी। ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर बहुत लोगों को इस प्रकाशन से जोड़े हुए हैं, वरना प्रकाशन के जो मालिक होते हैं वो बड़े होते हैं, तो बड़े लोग सामान्य लोगों से प्रायः संवाद कम करते हैं। ये डिस्कोर्स का विषय है, तो कम से कम विनोद जी लोगों से जुड़ते हैं, आग्रह करते हैं, मजबूर किया लोगों को आने पर। और मैं विद्यार्थियों का आभारी हूँ कि हमारे साथियों को सुना, और बीके मीणा जी और सुदीप तिर्की जी अच्छा काम कर रहे हैं।